बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउसिंग का आज का हमारा पहला टॉपिक है ऑनलाइन क्लास का। जैसे आप स्क्रीन पे अपने सामने देख रहे हैं कि हाउ प्रिंसिपल ऑफ हाउस प्लानिंग, ये हमारा आज का टॉपिक है। ये प्रिंसिपल्स खाली एक दो नहीं है, देर आर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, देर आर लॉट ऑफ प्रिंसिपल्स इज देयर। हाउस प्लानिंग में कुछ माइनर हैं, कुछ मेजर प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन इसमें जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो इसके मेजर प्रिंसिपल्स हैं वो हर जगह एप्लीकेबल भी होते हैं, चाहे वो आप हाउस बना रहे हैं, चाहे आप टाउन प्लानिंग कर रहे हैं, या चाहे आप एक इंडस्ट्री भी लगा रहे हैं, फर्म लगा रहे हैं। तो प्रिंसिपल्स इंटीरियर के बिल्कुल यही सेम होंगे जो इस वक्त आपके सामने मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। इसमें पहला स्टूडेंट्स आप प्लीज इसमें नोट सबसे पहले कर लें कि कितने प्रिंसिपल्स हैं। एक नंबर 1 प्रिंसिपल है जोनिंग का। फिर नंबर 2 इसमें प्रिंसिपल है स्पेस यूटिलाइजेशन का। स्पेस यूटिलाइजेशन को हमने आगे 4-5 चीज़ों में या 4-5 उसके सब सेगमेंट है, तो उसको हम आराम आराम से एक एक वन बाय वन सेगमेंट्स को हम स्पेस यूटिलाइजेशन के 6 सेगमेंट्स हैं, उनको हम वन बाय वन सारा डिस्क्राइब करेंगे। नंबर 3 जो प्रिंसिपल है वो है इसमें, एक हो गया जोनिंग, एक हो गया स्पेस यूटिलाइजेशन, नंबर 3 है सर्कुलेशन। ठीक है, सर्कुलेशन के बाद नंबर 4 है इसमें ओरिएंटेशन। ये 4 मेन प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है। आज की क्लास में मैं सिर्फ 2 प्रिंसिपल्स के ऊपर बात करूंगी, जोनिंग और स्पेस यूटिलाइजेशन पे, और जो 2 मजीद आपके रह जाते हैं ओरिएंटेशन और सर्कुलेशन, वो इंशाल्लाह हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जोनिंग देख लें। जोनिंग में जो है वो इसके 3 सब सेगमेंट है। जोनिंग में नंबर 1 है पब्लिक जोन, नंबर 2 है रेस्ट जोन, और नंबर 3 है वर्क जोन। पब्लिक जोन जैसे हमने पहले भी ये डिस्कस किया था कि हमने किया था पब्लिक जोन को, कि जो आपके घर में पब्लिक जोन जो होता है वो एरिया होता है जिस एरिया में हम अपनी सेमी प्राइवेट रूम हम इसको कहते हैं, जिसमें हम अपने गेस्ट्स को या अपने लाउंज एरिया को या गेस्ट रूम को या ड्राइंग रूम एरिया को हम इसमें लेकर आते हैं। जैसे आपका वरांडा भी पब्लिक जोन में आएगा, आपका बाहर का गैरेज भी पब्लिक जोन में आएगा, आपका लॉन भी पब्लिक जोन में ही आएगा। तो ये बेस करता है। जोनिंग बेसिकली है क्या? जोनिंग ये है कि आपके पास एक पूरा प्लॉट है, उस प्लॉट को आप 3 जोन में डिवाइड कर दें। पब्लिक जोन में अपने प्लॉट को, रेस्ट जोन में अपने प्लॉट को, वर्क जोन में डिवाइड कर दिए, और अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ आर्किटेक्चर वो ये रूल हम इस पर अप्लाई करते हैं। मैं इसमें जोनिंग की पहले एक आपको ये चीज बता दूं कि जोनिंग में जो है वो हम पब्लिक जोन में जो है या जोनिंग में जो है हम सबसे पहले अपने प्लॉट को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जो फ्रंट पे सबसे पहले आता है वो आपका पब्लिक जोन होता है, जो आपका मिडिल में आता है वो आपका वर्क जोन होता है, और बिल्कुल लास्ट में अगर हम देखें तो आपका आ जाता है रेस्ट जोन। ठीक है, ये प्लॉट की 3 सेगमेंट में डिवीजन हो गई, इसको हम कहते हैं जोनिंग। पहली चीज तो मैंने आपको ये बताई कि आपने अपने प्लॉट को स्मूथली 3 हिस्सों में डिवाइड किया, क्योंकि जाहिर है कि स्टूडेंट हमारी फैमिली है, हम अपनी फैमिली लाइफ को अपने घर में जो है वो पूरा इंडल्ज करते हैं और स्मूथ उसकी फंक्शनिंग चाहते हैं। क्योंकि हाउस में जैसे हम रहते या रेस्ट नहीं करते, देर आर नंबर ऑफ एक्टिविटीज वी हैव टू बी परफॉर्म, देर आर नंबर ऑफ एक्टिविटीज वी हैव टू बी डिस्क्राइब। तो उसके लिए हमें अपने घर को या प्लॉट को 3 हिस्सों में डिवाइड करना देर इज वेरी मच नेसेसरी, और आर्किटेक्चर का भी यही रूल है। अब इसमें नंबर 1 जो पब्लिक जोन है, पब्लिक जोन को हम क्या कहेंगे? पब्लिक जोन में हम सबसे पहले तो ये बात है कि दिस इज सेमी प्राइवेट एरिया। और सेमी प्राइवेट इसलिए क्यों कहते हैं? क्योंकि मेहमानों को या गेस्ट को आपने अपने बाकी एक्टिविटी से तो दूर रखना है, लेकिन किसी हद तक हम इसको सेमी प्राइवेट भी कहेंगे कि लेकिन इस एरिया को, क्योंकि ये सोशल, इसको सोशल एरिया भी कहा जाता है, इसको कुछ किसी हद तक, जैसे आप इसमें लाउंज आ गया तो इनफॉर्मल एक्टिविटीज भी किसी हद तक इसमें होती हैं। यानी कि फॉर्मल एक्टिविटीज भी होंगी, इनफॉर्मल एक्टिविटीज भी होंगी, और इस पब्लिक जोन में हम जो है वो प्राइवेसी भी क्रिएट करेंगे और सेमी प्राइवेसी भी हम क्रिएट करेंगे। तो चारों चीजें इसमें होंगी। इसमें फैमिली कम्युनिकेशन भी होती है, इंटेंसिव फैमिली कम्युनिकेशन होती है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका एंट्रेंस भी आ गई, इसमें आपके लाउंज भी आ गया, तो
इंटेंसिव किस्म की कम्युनिकेशन जो है वो पब्लिक जोन का पार्ट है। तो पब्लिक जोन में क्या क्या चीजें आ गई, आपका लाउंज, आपका ड्राइंग रूम, आपका गेस्ट रूम, आपका डाइनिंग एरिया, और इस एरिया को पब्लिक जोन को आपने वर्क जोन के बिल्कुल करीब रखना है। ये इसकी लोकेशन है, यानी कि पब्लिक जोन जहां होगा उसके नियर बाय आपका किचन होगा, नियर बाय आपका वो एरिया होगा जिस जिस एरिया में आप वर्क करना चाह रहे हैं। जैसे आपने लाइब्रेरी आपकी बनाई, आपका स्टडी रूम आपका हो गया, इट शुड बी नियर टू योर पब्लिक जोन। रेस्ट जोन की अगर हम बात करें, रेस्ट जोन जैसे आपको पता है कि दिस इज द मोस्ट प्राइवेट एरिया, और ये आपके हमेशा हाउस के बैक साइड पर होगा। सेमी प्राइवेट एरिया है, सेमी पब्लिक इवन ये है, और इसमें आपके वॉशरूम्स भी इसका पार्ट है। बेडरूम्स के साथ साथ आपकी वॉशरूम, आपका जो आपका स्टोरेज एरिया है वो भी आपका रेस्ट जोन का पार्ट है। स्टडी रूम भी रेस्ट जोन का पार्ट है, और इसमें आप अपनी कम से कम कम्युनिकेशन करते हैं। फैमिली मेंबर्स इस रिगार्डलेस से इसमें जाते हैं कि उनकी इंटरटेनमेंट कम से कम हो, उनका हाइजीन फैक्टर इसमें कम से कम हो, और आप अपनी पर्सनल हाइजीन जो है या रेस्ट जो है वो आप अपना इस रेस्ट जोन में करंटली आप करते हैं। आपको क्वाइट और साउंड एरिया चाहिए, तो आप अपने रेस्ट जोन को इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, और यंग चिल्ड्रंस और यंग एडल्ट्स के लिए मैं एक बात करती हूँ कि उन इन लोगों ने क्या किया, इन बच्चों ने या यंग जो ये आपका ग्रुप है, यंग चिल्ड्रंस का या एडल्ट्स का, आपका ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में क्या होता है, ये जो ग्रुप है इस ग्रुप का ऑलवेज ये काम होता है कि ये अपने रेस्ट जोन को सेमी प्राइवेट कर लेता है। क्यों? क्योंकि ये रेस्ट जोन में अपने फ्रेंड्स को भी अपने बेडरूम्स में लेकर आते हैं, अपने 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 एंटरटेनमेंट के लिए, अपने टीवी चैनल्स वगैरह के लिए भी, अपने टीवी देखने के लिए, अपने इंटरनेट को यूज करने के लिए, अपने इन चीजों को करने के लिए भी करंटली आप अपने रेस्ट जोन को भी लेकर आते हैं। इसलिए इसको हम मोस्ट प्राइवेट एरिया अडोल्सन्स के लिए या यंग चिल्ड्रंस के लिए हम इसको नहीं करते, यंग अडल्ट के लिए हम इसको नहीं कहते, बल्कि हम इस एरिया को ये कह देते हैं कि ये सेमी प्राइवेट है इस ग्रुप के लोगों के लिए। ठीक है, लेकिन जब हम ओल्ड एज की बात करते हैं या ओल्ड पर्सन की बात करते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि रेस्ट जोन, या सिक पर्सन की बात करते हैं, या इलनेस अगर आपके घर में खुदा ना खास्ता है तो उसके लिए बात करते हैं, तो ये फिर मोस्ट प्राइवेट एरिया होता है, मोस्ट आपका प्राइवेट एरिया होगा, सेमी पब्लिक नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर आपकी जो जेंडर आपने यहाँ पे लिया है, या जो आपका ग्रुप है इंडिविजुअल्स का, वो ऐसा ग्रुप है जिसको रेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है जिनके लिए, तो इसको आप मोस्ट क्वाइट एरिया भी इस लिहाज से अपना कहेंगे। लेकिन आपको मैंने बताया कि कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं हमारे जो कि रेस्ट जोन को सेमी प्राइवेट करेंगे अपने एक्टिविटीज के लिहाज से। तो पर्सनल हाइजीन भी आप इसमें सबसे ज्यादा करते हैं। लास्ट इसमें थर्ड इसमें है वर्क जोन। वर्क जोन अब इसमें क्या हो जाता है, वर्क जोन का मतलब होता है, जैसे आप सबको पता है कि ये वो एरिया है जहाँ पे प्राइवेसी ना होने के बराबर है। इसको हम प्राइवेट जोन बिल्कुल इसको नहीं कहेंगे। ये बहुत ज्यादा आपको इसमें फ्रीडम चाहिए, आपको बहुत ज्यादा इसमें प्लेस चाहिए, बहुत ज्यादा आप इसमें कम्युनिकेशन करते हैं, रिव्यू करते हैं। और वर्क जोन जाहिर है कि आपका लॉन्ड्री आएगा और आपका किचन आएगा, लेकिन इसके साथ साथ आपका डाइनिंग रूम भी किसी हद तक वर्क जोन में आ जाता है। क्योंकि डाइनिंग रूम में आपका डाइनिंग टेबल होता है, वहां पर आपकी बाकी चीजें लेआउट वगैरह आपने वहां पे किया हुआ होता है, तो इसलिए वर्क जोन भी आपका, डाइनिंग रूम भी वर्क जोन का पार्ट है। तो इसको भी रिव्यू करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और वर्क जोन को आप कहाँ करेंगे, मिडल ऑफ द रेस्ट जोन एंड दी पब्लिक जोन। एक दफा फिर मैं आपको बता देती हूँ कि पब्लिक और सोशल जोन में क्या क्या चीजें आएंगी। पब्लिक और सोशल जोन में एंट्रेंस, आपके वो वाले रूम्स जिनमें आपकी इंटरटेनमेंट हो रही है, जिनमें आप खाना वगैरह खा रहे हैं, या आपके गेस्ट उसमें आ रहे हैं, वो वाले रूम्स आपके पब्लिक जोन का बात होगी का होगा। या आपने कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करनी है जो आपने ग्रुप फैमिली मेंबर्स के साथ करनी है, फ्रेंड्स के साथ करनी है, वो आपके पब्लिक जोन या सोशल जोन का पार्ट होंगी। ठीक है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, इंटरटेनमेंट एक्टिविटीज, आपका एंट्रेंस और आपका रूम्स जो है वो इस जिन जो ये एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज करेंगे, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करेंगे, तो वो आपके पब्लिक जोन का पार्ट होंगी। फिर इसमें आ जाता है रेस्ट जोन या प्राइवेट जोन। रेस्ट जोन जो है ये इंपॉर्टेंट है, सेमी प्राइवेट भी हो सकता है, मोस्ट प्राइवेट भी हो सकता है, और इसमें बेडरूम्स और स्टडी रूम इसका पार्ट है। वॉशरूम्स को भी मैंने आपको कहा। फिर मैंने आपको एक और चीज इसमें ऐड करवानी है कि पैशोस जो आपके घरों में है वो भी आपके प्राइवेट जोन का पार्ट है। जहाँ पे बेडरूम होगा उसके बिल्कुल साथ आप पैशोस बनाएंगे। पैशोस को भी आप वहाँ पे रेस्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन अकेले करते हैं, इसलिए उसको आप अपने रेस्ट जोन का ही, पैशो को रेस्ट जोन में ही आप लेंगे।
फिर यंग अडल्ट और यंग चिल्ड्रंस की मैंने आपको बात बताई, और आपको मैंने बताया कि उन लोगों को आप सेमी प्राइवेट करेंगे क्योंकि वो अपनी इंटरटेनमेंट और अपना काफ़ी सारा काम या जो अपना पर्सनल हाइजीन है वो किसी हद तक सेमी प्राइवेट है, वो उसमें इसको शेयर करते हैं। क्वाइटनेस उनके लिए लो है और बाकी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हाई है, जैसे इल है या साउंड लेवल जो है वो अकॉर्डिंग टू योर एज डिपेंड करता है। जो आपका वर्क जोन है हम इसको सर्विस जोन भी कहते हैं, और इस जोन में हम वर्किंग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, वो बहुत हाईएस्ट होता है, साउंड लेवल इसमें बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है। ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग सेक्शन भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि आप जाहिर है कि इसमें क्लीनिंग कर रहे हैं, वैक्यूम कर रहे हैं, मशीन यूज़ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको वर्क जोन का नाम देंगे। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है स्टूडेंट, जो कि है आपके इस चीज़ से रिलेटेड कि ये जो आपका सेकंड प्रिंसिपल है हाउस प्लानिंग का, दैट इज स्पेस यूटिलाइजेशन। स्पेस यूटिलाइजेशन बहुत ही थॉरो, बहुत डिटेल इसमें है, जैसे कि आप इसके सब कंटेंट देख रहे हैं कि मैंने कितने ढेर सारे इसमें लिखे हैं कि ग्रुपिंग बाय फंक्शन बेस ऑफ separating areas and rooms, grouping for plumbing, space for doors, the storage space, extending space। आप देखें there are a lot of things in this। सबसे पहले तो आपको ये बताने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ मेंट बाय स्पेस यूटिलाइजेशन। तो स्पेस यूटिलाइजेशन जो है इट मीन्स रियलिटी, अगर हम देखें तो बिल्डिंग की स्पेस यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी बिल्डिंग के अंदर जितनी स्पेस आपने डिस्क्राइब की वो कहते हैं स्पेस यूटिलाइजेशन। यानी कि आपने किचन के लिए कितनी स्पेस डिस्क्राइब की, आपने लाउंज के लिए कितनी स्पेस डिस्क्राइब की, आपने लिविंग रूम के लिए कितनी स्पेस डिस्क्राइब की, इसका मतलब है स्पेस यूटिलाइजेशन। ठीक है, और डिजाइनर्स जितने भी हैं इसको वो कहते हैं कि स्पेस यूटिलाइजेशन इंटीरियर में भी होता है और स्पेस यूटिलाइजेशन एक्सटीरियर में भी होता है। तो बच्चों इंटीरियर में कैसे होता है? इंटीरियर में जैसे आपने अपने प्लॉट को ड्राइंग रूम, डाइनिंग, किचन, लॉन्ड्री, बेडरूम्स, ड्राइंग रूम, गेस्ट रूम में डिवाइड किया है, तो इसका मतलब है कि आपने इंटीरियर स्पेस यूटिलाइजेशन की। और एक्सटीरियर स्पेस यूटिलाइजेशन का क्या मतलब है कि आपने अपने प्लॉट को गैरेज में डिवाइड किया, आपने अपने प्लॉट को लॉन में डिवाइड किया, आपने अपने प्लॉट को साइड यार्ड, बैक यार्ड में डिवाइड किया। तो इट मीन्स कि यू आर डिवाइडिंग योर स्पेस बाय ग्रुपिंग एक्सटीरियर फंक्शन। ठीक है, और इसमें आपका स्ट्रीट भी आ जाता है बिल्डिंग में। आपके बिल्डिंग में पब्लिक एरिया, जैसे आप देखते हैं लॉन को आपने एक टाउन प्लानिंग की अगर हम बात करें तो टाउन प्लानिंग में स्पेस यूटिलाइजेशन क्या होगी? एक टाउन को आपने कितने सेक्टर्स में डिवाइड किया, उसमें आपने घरों को कितना एरिया दिया, आपने मार्केट को कितना एरिया दिया, आपने जो है वो इसके अलावा आपने मार्केट को कितना एरिया दिया, आपने हॉस्पिटल्स को कितना एरिया दिया, आपने स्कूल्स को कितना एरिया दिया, आपने लॉन को कितना एरिया दिया, आपने पब्लिक एरिया को कितना दिया, आपने मस्जिद को कितना एरिया दिया, आपने रोड्स को कितना दिया, आपने स्ट्रीट को कितना दिया। तो ये क्या है? ये टाउन प्लानिंग में आता है स्पेस यूटिलाइजेशन। आपने फ्रंट को कितना दिया, आपने लेआउट को कितना दिया, आपने लैंडस्केपिंग को कितना दिया, आपने अपने आउटलुक को कितना दिया, आपने उसमें कितने लॉन्स बनाए, आपने अपने जो घर बनाए हैं उस घर में, उन घरों में आपने क्या लॉन की जगह दी, आपने गैरेज कितने किया, आपने सारा वो उसका कुछ अच्छा ग्रीन बेल्ट को आपने कितना दिया। तो ये आपकी सारी आ जाती है स्पेस यूटिलाइजेशन में। ठीक है, तो ग्रुपिंग बाय फंक्शन, मेरा ख्याल है कि मैं ग्रुपिंग बाय फंक्शन को भी स्पेस यूटिलाइजेशन में बता चुकी हूँ। दिस इज अ वेरी बेसिक कंसर्न ऑफ हाउसिंग, स्पेस यूटिलाइजेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि आप बिल्डिंग में या घर में आपने चीज़ों को इंटीरियर और एक्सटीरियर कितना स्पेस दी, इसका मतलब है कि आपका स्पेस यूटिलाइजेशन हो जाता है। तो इंटीरियर स्पेस में हम इसको डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू एरिया, और अकॉर्डिंग टू एरिया हम कैसे डिवाइड करते हैं? अपनी नीड्स और वैल्यूज के थ्रू, कि आपकी नीड्स क्या हैं, आप कितने बेडरूम्स चाहते हैं, ये आपकी नीड है। आप क्या वैल्यू क्या देते हो? क्या आप क्या चाहते हो कि ड्राइंग रूम आपका बाहर हो? आप क्या वैल्यू देते हो कि आपका ड्राइंग रूम इंडोर हो? आप क्या वैल्यू देते हो कि आपका वर्कशॉप आपके घर में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो ये डिपेंड करता है कि व्हाट इज द नीड, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ योर ओन हाउस। तो जो आपको सूट करता है आप उस लिहाज से अपने घर की स्पेस को यूटिलाइज करते हैं। आपकी क्या हैबिट्स हैं, आपकी क्या एक्टिविटीज हैं, वो भी आपकी वैल्यूज में होती है। जैसे स्टूडेंट जो हमारे होम इकोनॉमिक्स के बच्चे होते हैं वो अपने घर में वर्कशॉप जरूर बनाते हैं। क्यों?
क्योंकि उनकी हैबिट्स ऐसी हो बन चुकी होती हैं, उनकी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिनको आप बेडरूम्स में नहीं कर सकते। यू नीड वर्कशॉप फॉर देयर कि अपने बेडरूम में आप आराम से सोएं, आप अपने बेडरूम में या आप अपने लाउंज में ये एक्टिविटीज़ नहीं परफॉर्म कर सकते। जैसे अब ये ऑनलाइन का सिलसिला शुरू हो गया, तो अब मैं ये रिकमेंड करूँगी कि हर घर में जो है एक स्टडी रूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमारी हैबिट ऐसी बन गई, हमारी लाइफ की सिचुएशन ऐसी बन गई है कि हम जो है इसमें इस चीज़ को लेकर आए कि अपने घर को जो है वो हम नए सिरे से डिज़ाइन करें। स्टूडेंट, मेरा ख्याल है हम थोड़ी सी देर में जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू जूम जो है वो आधे घंटे का ही ये लेक्चर होता है, तो ये 10 मिनट्स हमारे पास है। आई ट्राई माई बेस्ट कि इस 10 मिनट्स में ये मैं अपने सारे सब टॉपिक्स कंप्लीट करूं। अदरवाइज अगर हम डिस्कनेक्ट हो जाए तो डोंट वरी, हम इसको दोबारा मैं इसको वो कर लूंगी, दोबारा भी हम इसको वो कर लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे। वेज ऑफ सेपरेटिंग ग्रुपिंग बाय फंक्शन मीन्स कि आपके जो सिमिलर फंक्शंस हैं उनको आपने साथ में कर देना है। जैसे आपका क्वाइट एरिया है, जैसे बेडरूम और बाथरूम्स हैं, इनको आप साथ में करें। आपका वर्क एरिया है जैसे किचन, लॉन्ड्री और यूटिलिटी रूम और गैरेज, इनको आप बिल्कुल साथ में कर लें। और जो सोशल एरिया है लाइक डाइनिंग रूम, लिविंग रूम और फैमिली रूम और एंट्रेंस, इनको आप बिल्कुल साथ कर लें। तो ये ग्रुपिंग बाय फंक्शंस होती है। फिर वेज ऑफ सेपरेटिंग एरियाज एंड रूम्स, इसका क्या मतलब है कि देर आर सर्टन वेज जिससे आप अपने एक एरिया को और बाकी रूम्स को एक दूसरे से अलग कर रहे हैं। वो किस तरीके से अलग कर रहे हैं? जैसे कि आपने एटलीस्ट 36 से 42 इंचेस वाइडर आपने हॉलवे रखना है, यानी कि अपना बेल्कनी रखनी है या अपने एक हॉल स्पेस देनी है, जो कि आपके दोनों साइडों पे अगर कमरे होंगे तो उनके दरमियान का जो फासला होगा, जो रेंज होगी, वो 36 इंचेस से 42 इंचेस तक हो सकती है। तो आपने एक एरिया को दूसरे एरिया से इस साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट करना है। बेल्कनीज आप बना सकते हैं, स्क्रीन आप लगा सकते हैं। स्टोरेज, स्टैंडिंग स्टोरेज जो होती है, स्टैंडिंग स्टोरेज का मतलब है कि जो स्टैंडिंग आपकी कबर्ड्स होते हैं या आपकी शेल्फ्स वगैरह होती हैं, फ्री स्टैंडिंग स्टोरेज, उनको भी अगर आप बीच में रखेंगे तो आप एक एरिया को दूसरे एरिया से सेपरेट कर लेंगे। या डिवाइडेड स्पेस है या स्क्रीन है, अगर आपके पास बहुत बड़ा बेल्कनी है या बहुत बड़े आपके पास हॉल है, तो आप उसको एक एरिया को दूसरे एरिया से डिवाइड करने के लिए या सेपरेट करने के लिए फ्री स्टैंडिंग स्टोरेज यूनिट्स खड़ी कर देंगे। तो आप एक एरिया से दूसरे एरिया से सेपरेट हो जाएंगे या स्क्रीन कर देंगे। तो ये इसका मतलब है कि आपने एक एरिया को दूसरे एरिया से सेपरेट किया, और मैंने आपको साइज बताया है 36 से 42 इंचेस तक आप एक एरिया को दूसरे एरिया से सेपरेट कर सकते हैं। या आप रिसेसिस बनाए, या आपने बेल्कनीज बनाए, या आप हॉल दें बीच में, तो आप एक एरिया को दूसरे एरिया से सेपरेट कर देंगे। ग्रुपिंग फॉर प्लम्बिंग, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि स्टूडेंट, जो आपके वाटर के, फ्यूल के जो पासेस हैं, उनकी लोकेशन हमेशा एक तरह से करनी चाहिए, एक ही वे में करनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपका ऊपर वाले रूम में बाथरूम है और नीचे बेडरूम में भी बाथरूम है, तो जो उसकी प्लम्बिंग आपने करनी है या वाटर या फ्यूल का जो आपने डिस्चार्ज करना है, वो पूरी पाइप आपकी एक ही होनी चाहिए, जो ऊपर के लिए भी यूज हो या नीचे के लिए भी यूज हो। यानी कि एक ही पाइप ऊपर से नीचे आए और बाथरूम की लोकेशन एक ही साइड पर हो, ताकि वाटर और फ्यूल के बहुत सारी पाइप्स आपके पूरे घर में ना हो, बल्कि एक ही जगह पर हो। उसकी लोकेशन हमेशा एक लाइन में या एक पैरेलल वे में होनी चाहिए। फिर है स्पेस फॉर डोर्स। स्पेस फॉर डोर्स में आपका आ जाता है, स्पेस फॉर डोर्स में आपका आ जाता है कि आपके घर में जो है वो डोर्स के लिए कौन सी जगह होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि आउटसाइड डोर्स होते हैं और इनसाइड डोर्स होते हैं। जो आपके आउटसाइड डोर्स हैं वो आपके ट्रैफिक का फ्लो बताते हैं एक जगह से दूसरी जगह। आउटसाइड डोर में आपका आ जाता है मेन डोर, और मतलब गेट, और आपका एंट्रेंस डोर। तो वो आपको कहाँ पे रखना चाहिए, कहाँ पर उसकी लोकेशन होनी चाहिए, ताकि ब्लॉक ना हो ट्रैफिक, स्टॉप ना हो ट्रैफिक, एक जगह से दूसरी जगह से कट ना हो। तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि आपके डोर की लोकेशन कैसी होनी चाहिए। उसमें आपने इन चीज़ों को ध्यान से देखना है कि बीच में आपका डोर की लोकेशन में आपने ये देखना है कि बीच में आपका विंडो ना आती हो, आपका रग ना आता हो। अगर आपने कोई रग मेकिंग वगैरह की हुई है, रग बिछाए हुए, तो ऐसी जगह पर आपका डोर ना हो कि बीच में वो इंटरवल हो रहा हो, ब्लॉक हो रहा हो। तो ये आपने फ्लो ऑफ
ट्रैफिक जो है वो आपने डिटरमिन करना है कि वो ऐसी जगह पे डोर होना चाहिए तो स्मूथ हो, ट्रैफिक को स्मूथ करे, बल्कि ये ना हो कि ट्रैफिक को हर्डल्स क्रिएट करे। फिर है स्टोरेज स्पेस। स्टोरेज स्पेस का क्या मतलब है? स्टोरेज स्पेस का ये मतलब है कि अकॉर्डिंग टू योर फैमिली साइज, आपने अपनी फैमिली साइज के अकॉर्डिंग, अपनी फैमिली के हैबिट्स के अकॉर्डिंग अपनी स्टोरेज को कन्वीनियंट बनाना है, सफिशिएंट बनाना है। आपने देखना है कि आपके घर के कितने लोग हैं और उस लिहाज से आपने अपनी जो है स्टोरेज स्पेस को फ्लेक्सिबल बनाना है और कर सकती हैं। जैसे आपने पहले भी स्टोरेज में पढ़ा कि एक परमानेंट स्टोरेज होती है, एक आपके पास जो होती है वो फ्री स्टैंडिंग होती है। परमानेंट में वो होता है जो आपकी वॉल्स और सीलिंग और फ्लोर्स में बनाई जाती है, और फ्री स्टैंडिंग में ये होता है जो आप बाद में लाकर अपने घर में स्टोरेज के लिए, स्टोरेज पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो फ्री स्टैंडिंग होती है, परमानेंट होती है। परमानेंट आप वॉल्स में, सीलिंग्स में, फ्लोर्स में बनाते हैं ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, और जो फ्री स्टैंडिंग होती है वो बाद में वो यूनिट्स अपने घर में लेकर आते हैं, जैसे वार्डरोब या क्लोजेट्स वगैरह, ये शेल्फ यूनिट्स हैं, उनको लेकर जाते हैं। तो ये स्टोरेज स्पेस आपने अकॉर्डिंग टू योर फैमिली साइज और अपनी हैबिट्स के अकॉर्डिंग डिजाइन करनी है। कहाँ पे रखनी है, किस एरिया में रखनी है, ये भी आप सब बच्चों को पता है कि बाथरूम में भी बहुत जरूरी है, किचन में भी बहुत जरूरी है, और बेडरूम में भी जरूरी है, और एक्स्ट्रा आपके पास अगर वर्कशॉप वगैरह है तो उसमें भी आपको स्टोरेज का जरूरत देना जरूरी है। नंबर लास्ट इसमें है एक्सटेंडिंग स्पेस। एक्सटेंडिंग स्पेस का क्या मतलब है कि हमेशा आपके घर में, आपके प्लॉट में आप इतना एरिया जरूर रखें जिसमें आपका ये हो कि एक्सटेंशन जरूर हो आपके आउटसाइड की तरफ। जैसे पैशो जो है ये आपके पास एक्सटेंडिंग स्पेस है। आपके घर में पैशो होगा, आउटसाइड में पैशो होगा, और इन साइड में आपके पास जैसे लाउंज बड़ा सा है, एक्सटेंडिंग स्पेस है। आपने लॉन्ड्री दी है, ये भी एक्सटेंडिंग स्पेस है। यानी कि आपके प्लॉट में ऐसी जगह जरूर होनी चाहिए जिसको हम इस पर्टिकुलरली इस काम के लिए करें कि हमने किस मकसद के लिए इसको यूज करना है। तो ये हमारा जो है वो आज का यहाँ पे लेक्चर जो है वो फिनिश होता है। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। मैं क्वेश्चन आंसरिंग के लिए भी स्टूडेंट आपको बताती हूँ।